सबको गुड आफ्टरनून, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स का रिवाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आवाज नहीं करना, ठीक है ना? ओके, कोई आए तो बोल देना पीछे बैठना। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहली बात तो भैया मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को रिलेट करूंगा। पहले मैं इस चैप्टर के नाम का मतलब समझाना चाहूंगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि हमारे किसी भी क्वेश्चन में अपना बहुत बड़ा सहयोग देते हैं और हमारी हवा टाइट कर देते हैं। आओ मुझे पता लगाओ, जैसे एक्स वाई जेड और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उनका पता लगाना हमारा काम है। और जिनका पता जिन लेटर्स का पता हम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्लियर है? चलो, वेरिएबल्स का तो हमें पता चल गया। यहाँ पे वेरिएबल कितने बेटा, 2 वेरिएबल आएंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन समझाऊंगा। लीनियर इक्वेशन से पहले मैं आपको एक छोटी सी समझाऊंगा, तो उस चीज को जब डिस्कस करूंगा तो अपने आप हमें समझ में आ जाएगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता क्या है। जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अलजेब्रा को एक्सप्रेशन इक्वेशन दोनों कहते हैं। एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में हम एक चीज पढ़ते हैं, वेरिएबल की पावर। जब हम चाहे पढ़े एक्सप्रेशन चाहे पढ़े इक्वेशन, उसमें जब भी हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 देखते हैं तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। जब भी हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 देखते हैं तो वो हमारी कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 देखते हैं तो हम उसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। जब भी हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 देखते हैं उसे हम बाय क्वाड्रेटिक या फिर डाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मेरे भाई इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन हमेशा बना के देती है हमें स्ट्रेट लाइन। क्या बनाती है? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है पैराबोला। पैराबोला बोले तो यू, या फिर उल्टा यू, या फिर ऐसा यू, या फिर ऐसा यू। क्लियर हो गया? जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव एक्स पे नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स पे नेगेटिव एक्स पे, पॉजिटिव वाई पे नेगेटिव एक्स पे नेगेटिव वाई बना। आधा एक्स आधा वाई बन सकता है, मतलब बस यू बनता हुआ नजर आ जाए ना, आड़ा टेढ़ा, याद रखना वो पैराबोला है। और पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बनता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होती है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2। क्लियर हो गया? स्ट्रेट लाइन हमारी आ जाती है कुछ ऐसी 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 ऐसी, कैसी भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, बस लाइन का क्या होना चाहिए? स्ट्रेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनवर्स एस बनाती है क्यूबिक इक्वेशन, मतलब कुछ ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा या फिर ऐसा, ऐसे भी बना सकती है। लेकिन याद रखना कि वो जब वेरिएबल या मैं बोलूं उस वो जो लाइन है वो टच करनी चाहिए उस इक्वेशन की लाइन को 3 बार, तब वो हमारी क्या कहलाती है? क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक या बाय क्वाड्रेटिक का इसका कोई काम है नहीं, बस याद रखना इसका जो भी शेप बनेगा वो हमारे वेरिएबल वाली लाइन को 4 बार टच करेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 2 वेरिएबल होंगे और 2 वेरिएबल जो भी इक्वेशन होगी वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। कहने का मतलब क्या? 2 वेरिएबल मतलब मैं एक्स और वाई कंसीडर कर सकता हूं। और लीनियर इक्वेशन के कहने का मतलब क्या कि एक्स की भी पावर 1 और वाई की भी पावर 1, तब वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर है? पेयर का मतलब क्या है? यहां पे हम पेयर की बात कर रहे हैं। पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जोड़ा किसका? लीनियर इक्वेशंस का। जोड़ा किसका? लीनियर इक्वेशंस का। मतलब ये कुछ एक जनरल इक्वेशन लिख ली मैंने, सिर्फ एक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन लिख ली मैंने, सिर्फ एक इक्वेशन की, जो कि लीनियर भी है, 2 वेरिएबल भी कंटेन कर रही है। ठीक है, अब याद रखना जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्या होती थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसको या तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते थे, या तो हम सॉल्व करते थे किससे, मिडिल टर्म, भाई फैक्टराइजेशन में मिडिल आ जाता है यार, ठीक है, या तो हम उसको सॉल्व करते थे किससे, दूसरा वाला वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो आपके सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो 11th 12th में काम आएगा, 11th 12th में जब जरूरत होगी मैं समझा दूंगा, टेंशन नहीं। थर्ड मेथड होता था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, करेक्ट है, वो तो एक ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है जिसमें वेरिएबल एक है, वेरिएबल एक है x, लेकिन पावर कितनी आई है, 2। यहां पे पावर एक है, वेरिएबल 2। तो याद रखना, जिस इक्वेशन में जितने वेरिएबल, जिस इक्वेशन में जितने वेरिएबल, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं एक लीनियर इक्वेशन की, एक वेरिएबल वाले इक्वेशन की, ये इसमें वेरिएबल सिर्फ क्या, x, तो इसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन लगेगी, ये खुद, और इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, क्लियर है। बट यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, क्लियर हो गया। जैसे कि एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन आएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। भैया कैसे कह सकते हो 2 इक्वेशन हो गए, a सेम, x सेम, b सेम, y सेम, c सेम, 0, चलो 0 तो फिर भी सेम ही होता है ना, तो ये सेम कैसे हो सकता है भैया, वेरिएबल को मैं चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ a को a1 पहली वाली इक्वेशन में, b को b1 पहली वाली इक्वेशन में, c को c1 बोल सकता हूं, और दूसरी में वही a2 b2 और c2, हमारी बन गई भैया 2 इक्वेशन, क्लियर हो गया। तो भैया ये आ गया हमारा क्या, पेयर, किसका, लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1, और यहाँ पे कितने वेरिएबल होना जरूरी है, 2 वेरिएबल भी है, लीनियर इक्वेशन भी है, और ये पेयर भी बना रहे हैं, समझ में आया। एक मिनट, एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनाती है, दूसरी वाली दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाएगी, करेक्ट है, नहीं बनाएगी, क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए, बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी। लीनियर इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन, पहली लीनियर इक्वेशन पहली स्ट्रेट लाइन, दूसरी लीनियर इक्वेशन दूसरी स्ट्रेट लाइन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इंटरसेक्ट भी कर सकती है, एक दूसरे को नहीं भी जोड़ सकती है, अभी उन्हीं चीजों के बारे में, हाँ वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, क्लियर हो गया, अभी हम वही चीजें पढ़ेंगे। तो हम अभी यहाँ पे थोड़ा लाइन का नेचर पढ़ लेते हैं, या लाइन के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। लाइन के बारे में क्या बताते हैं सुनना, जैसे पहली लाइन तो इस वाली इक्वेशन से बनेगी, ठीक है, और दूसरी वाली लाइन इस वाले इक्वेशन से, ओके। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये दोनों लाइन कैसे नेचर की होंगी, दो दोस्त, क्या, दो दोस्त या दो इंसान जो एक दूसरे को एकदम पसंद नहीं करते, दो इंसान जो एक दूसरे को एकदम अब पसंद नहीं करते, या दो इंसान जो एक दूसरे से सिर्फ लड़ाई करना चाहते हैं, या फिर ऐसे इंसान दो जो इतने प्रेमी हैं कि अगले पल की सांस भी एक दूसरे के बिना नहीं ले सकते, कुछ इसी तरीके के नेचर के होंगे लोग। अभी बोलोगे भैया कुछ ऐसे भी तो होंगे जो बार बार रिश्ता रखेंगे, बार बार रिश्ता तोड़ेंगे, कुछ ऐसा, पहला इंसान चलो सीधा है, दूसरा इंसान टेढ़ा होगा, अबे भैया तो वो लीनियर थोड़ी है। अच्छा भैया दोनों अगर ऐसे रखे रिश्ता तो दोनों ही लीनियर नहीं है, दोनों दोनों क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, क्यूबिक भी हो सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में 3 केसेस आएंगे, कौन कौन से, पहला पैरेलल, मतलब दो इक्वेशन दो लाइन, दोनों लाइन अपने एक दूसरे की क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती हैं, या इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या फिर हो सकती है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं, मतलब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों की जनरल इक्वेशन भी आ गई, दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइन के हमने 3 नेचर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ग्रुप में डाल देना।
रितेश तो भाग गया। चलो, आया नहीं कोई। आया नहीं कोई। मैसेज नहीं इनको डाला ना पता ग्रुप है में ना, कि क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ, इनको पता ही नहीं होगा कि ये लोग सोच रहे लिंक आएगी। गधे हैं ये, गधे। क्यों? क्योंकि इनको इनको मैंने बोला हुआ है एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसी पे क्लास होगी। चलो कोई नहीं, छोड़ो, रिकॉर्डेड देखेंगे फिर ये। आगे सुनिए, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइन के बारे में। मैं यहाँ पे पहले जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बारे में लाइन के सारी चीजों के बारे में लिख दूंगा, ठीक है। पहले जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन यहाँ मेरा है, इक्वेशन को ऐसे लिखने का आपका नहीं, आपको ई क्यू यू ए टी आई पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या होगी, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई, और ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। डन है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके की लाइन होंगी, या तो होगी पैरेलल लाइन, या तो होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस दो है ना, ठीक है। या तो होंगी को इंसिडेंट लाइंस, जैसे कि ये लाइन L1, ये लाइन L2, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसकी इक्वेशन क्या रही होगी, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। इसकी क्या होगी, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और ऐसी जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वो कुछ ऐसे होगी, ठीक है। पहली लाइन लाइन L1, दूसरी लाइन लाइन L2। इसकी इक्वेशन क्या रही होगी, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। इसकी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तीसरी कोइंसिडेंट, मन की आंखों से देखना भाई, ये इतने प्रेमी हैं एक दूसरे के कि ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, अगर आपको ये चीज नजर नहीं आ रही है तो मैं इसको दूसरी लाइन से बना, दूसरे मार्कर से बना के दिखाता हूँ। जूम करोगे तो दिखेगा आपको, एक भी जगह खाली नहीं है, सारे पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ बोलू एकदम सटी हुई लाइन से ही है ना, जैसे पैरेलल है ना, इंटरसेक्टिंग, फिर कोइंसिडेंट। दिख रही, दूसरी लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही ना? अब देखो, दिख रही है ना वाले, है ना। चलो अब लाइन L1, लाइन L2, पहली दोनों चिपकी हुई लाइन है। पहले a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। डन है। दोनों इक्वेशन, दोनों लाइनें समझ में आ गई, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हैं, और वहां पे मैं अभी इनकी इक्वेशंस के बारे में समझाऊंगा कि हमें बिना किसी कैलकुलेशन के पता लगाना हो कि कौन सी लाइन किस नेचर की है, या दोनों लाइन किस नेचर की हैं, तो उस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका पता लगाना हो तो वो चीज बताने जा रहा हूँ, है ना। अगर मेरा यकीन ना हो तो आप बुक देख सकते हो, इसलिए मैं बुक का पेज नंबर बता रहा हूँ। नई वाली बुक है, पुरानी है? नई है। नई वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या काट मिली 26, पृष्ठ संख्या 26। मोय मोय, तेरा मोय मोय हो गया। पुरानी वाली बुक है किसी के पास? नई वाली पुरानी संतरी है यार, मतलब आपके पास भी नई वाली बुक है? अच्छा, चलो फिर ठीक है, कोई नहीं। नई वाली बुक में पेज नंबर 26 निकाल लो, ठीक है। इसमें आपको चीज नजर आ रही होगी, ये थोड़ा टेबल नजर आ रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना टेबल। इसके ऊपर वर्क करते हैं, चलो। चलिए शांत हो जाइए सभी। चलो, पैरेलल लाइन में, या मैं पहले कोइंसिडेंट से चलता हूं सीधा, है ना, हम पीछे से आगे आते हैं। इसमें अगर हमें पता करना हो तो हम सबसे पहले ना कोफिशिएंट्स की बात करते हैं।
है ना। अच्छा हाँ, कोफिशिएंट के बारे में तो मैं आपको बताना ही भूल गया, चलो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल यहाँ पे किसका हो सकता है, एक्स का भी, वाई का भी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं a1 की बात करता हूँ, a1 क्या है, a1 कॉफिशिएंट है x का, a1 कॉफिशिएंट है x का इन लाइन L1, पहली लाइन की पहली इक्वेशन के x वेरिएबल का मल्टीपल या कॉफिशिएंट है a1। a2 क्या है, a2 है कॉफिशिएंट ऑफ x इन लाइन L2, दूसरी इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट है a2, क्लियर है। ऐसे ही b1, b1 है कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ इन इक्वेशन 1 या फिर लाइन 1। b2 क्या है, b2 है कॉफिशिएंट ऑफ y इन लाइन 2। डन है। इसके बाद हम बात करते हैं c1 की या फिर c2 की। c1 है कांस्टेंट, c1 है ऑफ लाइन L1 या पहली इक्वेशन से बनने वाली लाइन में वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारा c1 है। कांस्टेंट ऑफ लाइन c2 L2 क्या है हमारा c2। क्लियर हो गया। ये एक तरीके से कॉफिशिएंट्स का या कांस्टेंट का रेशो होता है, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे कॉफिशिएंट्स का या फिर कांस्टेंट का रेशो होता है। उसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि लाइन का नेचर क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। जैसे कोइंसिडेंट की बात करता हूं, सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो a1 a2 का रेशो, b1 b2 का रेशो, c1 c2 का रेशो, ये सारे रेशोज बेटा इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया, डन, कोई दिक्कत। अब इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, a1 इज इक्वल टू a2, या सॉरी a1 अपॉन में a2, सॉरी a1 इज इक्वल टू a2 नहीं, a1 और a2 का जो रेशो होता है, बुक देखिए, a1 और a2 का जो रेशो होता है वो हमारा इक्वल नहीं होता। किसके, b1 b2 के। अब वो c1 c2 के बराबर है या नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि a1 a2 का रेशो b1 b2 के रेशो के है ही नहीं, तो आगे भी इक्वल हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। रीजन क्या है कि पहले ही कांस्टेंट के रेशो, सॉरी पहले ही कोएफिशिएंट्स के रेशो मैच नहीं हो रहे, तो कांस्टेंट का करेंगे क्या। डन है। इसमें पैरेलल में क्या होता है, a1 a2 का रेशो बराबर होता है b1 b2 के रेशो के, बट उसमें कांस्टेंट दगाबाजी कर जाता है और कांस्टेंट का रेशो बराबर नहीं होता। ओके। अब यहां पे हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। क्या बात करते हैं हम, सॉल्यूशंस की। जैसे यहाँ पे लाइन जितनी बार एक दूसरे को टच करेंगी, जितनी बार लाइन एक दूसरे को टच करेंगी, उस इक्वेशंस के या फिर वहां पे एक्स और वाई के उतने सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर हो गया। जैसे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही है, एक ही बार में, तो यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्या होगा, ये लाइन कितनी बार टच कर रही है, तो वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन के साथ साथ इसे हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। कई जगह यहाँ पे ओनली वन सॉल्यूशन भी लिखा होगा। क्लियर है। आगे कोइंसिडेंट में भैया देखो एक चीज देखना, पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे को टच कर रही है, कितनी बार टच कर रही है, काउंट कर सकते हो। और ये जो लाइन है ना इसका शुरुआत पता ना इसका अंत पता, तो बताओ ये लाइन कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है, इन्फिनिटली। जैसे हम कहते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आगे बात करते हैं पैरेलल लाइन की। आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, ये मल्टीपल सॉल्यूशन वाली है, था इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन ये है। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। जिसके सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है और जिसके सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है। जैसे इसका सॉल्यूशन है नहीं, तो ये इनकंसिस्टेंट नेचर की है लाइंस। ये लाइंस कौन से हैं, इनकंसिस्टेंट नेचर की है।
और ये कौन से नेचर की हैं? कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट, क्योंकि इसमें भी सॉल्यूशन है। हाँ मानता हूं काउंट नहीं कर सकते, बट कंसिस्टेंट कह देंगे। डन है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, ओके। आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये कुछ चैप्टर 4 से रिलेट कर रहा है, क्लास 9 के। उसका नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ क्लास 10th में चैप्टर के नाम के आगे क्या लग गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब वहां पे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी थी, यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 2 लाइन, एक को एक भी टच नहीं कर रही, तो हमें एक भी सॉल्यूशन मिलेंगे नहीं। तो इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं। इसकी बात करते हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे? चलो एक ढूंढ लो, 2 ढूंढ लो, 3, कितने मिलेंगे? इतने सारे सॉल्यूशन का करोगे क्या? भेज दो अमरूदे, लोहे से टीन से प्लास्टिक कबाड़ी। चलो ये क्या होगा? इसका क्या होगा? भाई बहुत सारे सॉल्यूशन, क्या ही फायदा उसका? कोई फायदा है उसका? नहीं। इसका निकाल सकते हो? हाँ सर, जो हमारा तीसरा वो है सिनेरियो, हाँ उसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, पेयर तो आएगी लीनियर इक्वेशंस का, हाँ, एक ही क्वेश्चन है तो ऐसा है कि वो मल्टीपल हो सकते हैं, रेशो सेम होनी चाहिए। वो एक ही क्वेश्चन है तो हाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, ये बोल सकते हो आप कि भैया L1 और L2 फिर तो सेम हो गया। हाँ बिल्कुल सही। तो इनका रेशो 1/1 में 1/1 में 1/1 में, मतलब 1/1 आ सकता है। हाँ आ सकता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है। या फिर इनको अलग नेचर से भी देखा जाता है, पता क्या? A1 A2 कुछ और रहा हो, क्या पता मल्टीपल में रहा हो, मल्टीपल में रहा हो, और ये इनका रेशो सेम आ सकता है। वैसे आप सही कह रहे हो कि भैया L1 L2 की लाइन तो सेम हो गई, तो A1 A2 बराबर हो जाएगा, B1 B2 बराबर हो जाएगा, C1 C2। एक ही क्वेश्चन है। हाँ एक ही इक्वेशन बोल सकते हो आप ऐसा, ठीक है। चलो, तो हम इस चैप्टर में 2 मेथड लगाएंगे। वैसे तो 3 मेथड थे। पहला आता था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आता था एलिमिनेशन, तीसरा आता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारे सिलेबस से कर चुका है। हमें 2 मेथड का इस्तेमाल करना है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का। किस लिए? x की वैल्यू और y की वैल्यू ढूंढने के लिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू ढूंढने के लिए। और वो वैल्यू कौन सी होगी? ये इंटरसेक्टिंग लाइन की यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये कोऑर्डिनेट होगा x और y, जो कि इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं, जो कि इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं। चाहिए? मुझे लगा चाहिए। क्लियर हो गया? किसी को परेशानी तो नहीं? डन है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। इसके बाद मैं एक टॉपिक समझाऊंगा दोबारा क्लास 9th का, देन हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन पे चलते हैं, या फिर इसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पे चलेंगे। ठीक है, चलिए। हमने क्लास 9th में जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, ax plus by plus c is equal to 0। करेक्ट है? ax plus by plus c is equal to 0, जिसमें हमने बोला था x is independent, x डिपेंड किसी पे नहीं करता। इसलिए हम साइंस की कई सारी टर्म्स जैसे टाइम हो गया या कुछ ऐसी टर्म्स हो गई जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं जब ग्राफ बनाते हैं। इसलिए x क्या होता है? इंडिपेंडेंट। x क्या होता है? बट y इज डिपेंडेंट। x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट, या फिर हम इसे इंटरडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। थोड़ा चलो जल्दीबाजी में हो गया, देख लेना यार। इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। क्लियर हो गया? उसकी जनरल इक्वेशन ये डन। हम उसमें क्या बोलते थे? भैया एक काम चला इक्वेशन बनाओ, एक काम चला इक्वेशन बनाओ y की टर्म में। तो हमने बोला चलो ठीक है, एक काम करते हैं, वैल्यूज को इधर भेजते हैं। क्या जाएगा? -c माइनस ax अपॉन में b। करेक्ट? या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इधर गया माइनस का, इधर गया ये भी माइनस का,
बी मल्टीपल में था, इधर आ गया डिवाइड का हो गया। ये हो गई हमारी एक काम चलाओ वैल्यू। काम चलाओ वैल्यू इसे मैं कहता हूं। प्लीज बोर्ड एग्जाम्स में ये लिख के बताना, ठीक है। टीचर बोलेगा ये लो काम चलाओ नंबर। एक क्वेश्चन का मार्क्स है, पूरे क्वेश्चन का मार्क्स नहीं है। मान लो तुमने एक क्वेश्चन किया है ना, 2 नंबर का था, तुमने तुम्हें 8/8 दे दिए, 8 नंबर नहीं मिले तुम्हें उस क्वेश्चन में, 1 नंबर मिले। काम चलाओ मार्क्स दे देगा टीचर। तो प्लीज ये काम चलाओ मेथड यहाँ मत लिखना, ठीक है। काम चलाओ वैल्यू मत लिखना वहां पे पेपर में, वैसे समझाने के लिए। तो काम चलाओ वैल्यू मिल गई हमें, जो कि y के टर्म में। और आप जब 11th में जाओगे ना, y पता क्या पढ़ोगे, y एक फंक्शन होता है, y एक जो कि कंटेन करता है वेरिएबल, कंटेन करता है कौन सा वेरिएबल, x, क्योंकि a कांस्टेंट है, सॉरी c कांस्टेंट है, a हमारा एक कॉफिशिएंट है, a हमारा एक किसका, x का, और b क्या है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट किसका, y का, जो कि यहाँ के डिवीजन में आ गया, ठीक है। कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -c अपॉन में b माइनस a अपॉन में b अपॉन इंटू में x। बस b को उसको स्प्लिट कर दिया सब्ट्रैक्शन साइन के जैसे, अलजेब्रा के जैसे। क्या कह रहे हो, कॉफिशिएंट कहलाएगा वो, जबकि वो डिवाइड। हाँ काम चलाओ वैल्यू में भी कॉफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, याद रखना, इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अमिताभ बच्चन की मूवी थी, लेकिन इंसान ही रहेगा, अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए। समझ में आया? चलो, लोहे से प्लास्टिक से, है ना। चलो ये क्लियर हो गया, डन। और हम इसमें करते क्या थे, इसमें बनाते थे हम डब्बा। क्या बनाते थे, और क्या बोलते थे, x की वैल्यू भरेंगे, y की वैल्यू, वो कहावत सुनिए, जैसी भरनी वैसी मिलनी। अच्छा ऐसे नहीं था क्या, वो क्या था, लेकिन तो मैथ्स है ना, तो जैसी भरनी वैसे, क्लियर हो गया, जैसी वैल्यू भरोगे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके हमें y की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू मिल गई x1 y1, यहाँ पे वैल्यू भरी मैंने x2, तो वैल्यू मिली y2, तो ऐसा कोऑर्डिनेट बन गया x1 y1 x2 y2। जब इसको ग्राफ पे शो करते थे x1 y1 और x2 y2, और जब इसको टच करते थे ना, तो ये क्या बनाती थी, एक लाइन। और लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू, समझ में आया? क्लास 9th में हमने सिखा दिया था कि आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू भरोगे y आएगा, वो दोनों मिलके कोऑर्डिनेट बनाएंगे। ऐसे 2-3 कोऑर्डिनेट बना लो, ग्राफ पे शो करो, और उन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दोगे ना, तो एक लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन किसके लिए बनती है, लीनियर इक्वेशन के लिए। लीनियर इक्वेशन मतलब वेरिएबल की पावर 1, क्या यहाँ पे x और y की पावर 1 नहीं है, तो बन गया। समझ में आया? करेक्ट है। अब दूसरी चीज पैरेलल टच कर ही नहीं रही, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। कोइंसिडेंट टच कर रही है, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, इतने पॉइंट संभालने के लिए हमारे पास जगह नहीं, हम गरीब आदमी, मेरी एक टांग नकली है, मौके का बहुत बड़ा खिलाड़ी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम ढूंढ रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन का वो कॉमन पॉइंट जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, और उसका जो आंसर है वो एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आएगा, एक्स और, जो भी मैंने पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, क्योंकि उसमें 2 वेरिएबल है, एक एक्स और दूसरा वाई। क्लियर हो गया, कोई परेशानी तो नहीं, समझ में आया? डन है। इसलिए एक्स और वाई निकाला जाता है, और एक्स और वाई क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन का वो कोऑर्डिनेट, वो कॉमन पॉइंट जहां पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। डन है। इसीलिए हम उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, यूनिक सॉल्यूशन को निकालने के लिए 2 मेथड लगाते हैं। लगाते तो 3 थे, 2 लगाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। अब समझ में आया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्यों लगाया जाता है, ताकि एक्स और वाई निकाला जा सके। ठीक है ना, चलिए मिटा दूं ये एक समरी थी क्लास 9 की। चलो बुक देना है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम नेचर ऑफ द लाइन के बारे में पढ़ते हैं,
नेचर ऑफ द लाइन के बारे में बात करते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। आ जाइए एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका, अगर हमारी पैरेलल लाइन होगी तो A1 अपॉन में A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, बट नॉट बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के नहीं, समझ में आ गया। और को इंसिडेंट लाइन के लिए A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। क्लियर है? बराबर, हाँ स्मार्टी भाई के बराबर। मालिक तो भाई क्या स्मार्ट लग रहा है, कतल कर दोगे तुम तो यार। चलो सेकंड क्वेश्चन का पहला, 5x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस में 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, है ना। इसमें हम A B C निकाल लें या फिर एक काम करते हैं तीनों क्वेश्चन को लिख लेते हैं, है ना। वरना कई बच्चे कहते हैं भैया YouTube से सीख के आए और YouTube पे वीडियो डाल दो। रकन नहीं भाई, तेरी कसम खाऊं क्या, पता नहीं लोग क्यों डर जाते। मालिक तुम्हारी कसम खा सकता हूँ मैं, YouTube से पढ़ के नहीं आया। अबे हाँ बोल बे, सब कर रहा है मेरे पे तू। मेरा डायलॉग नहीं सुना तूने? मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। ये तो वीवो भैया इतने अच्छे हैं दिल के कि मेरे को तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, फिर मेरा इंस्टीट्यूट खुलवाया। कौन सी टांग बताता हूँ, राइट लेफ्ट बताता हूँ। चलिए इसमें हम कोफिशिएंट कांस्टेंट की बात करते हैं। पहली लाइन में से हमारा A1 आ गया 5, B1 आ गया -4, C1 आ गया 8। कई बच्चे कहते हैं 4, नहीं भाई -4 है वो भाई, समझ में आया? समझ में आ गया बहन? A2 is 7, B2 is 6, C2 is minus का 9, A1 is 9, B1 is 3, C1 is 12, A2 is 18, B2 is 6, C2 is 24, A1 is 6, B1 is -3, C1 is 10, A2 is 2, B2 is -1, C2 is प्लस का 9। वहां से आवाज आई क्या? इसमें से नहीं आई? तो फिर आवाज गूंज रही होगी। रुकना एक मिनट, किसी का मैसेज या कॉल आया था क्या? नहीं सर। हेलो अंकित। मालिक कभी कभार बीच बीच में सुनते रहना इसमें, ठीक है? आवाज आ रही है नहीं आ रही? हेलो। मालिक यहाँ से मैं बोल रहा हूँ तो वहां आवाज आएगी, ऐसे लगाओ। हेलो मालिक। हाँ तो बड़ी देर में ही आएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर वहां से वहां तक का डिस्टेंस दूर है ना, इसलिए आवाज धीरे धीरे है। मालिक आ रही है आवाज? उसको आवाज तेज मत करना, फिर आवाज गूंजती रहेगी, ठीक है? नहीं चलो, बड़े दिल से मेहनत करिए भाई, दिल से प्लीज। और चलो सुनो, हम बोलेंगे क्या, A1 अपॉन A2, मतलब इनके रेशियोज को रख के देखते हैं और फिर देखते हैं किस नेचर से बिलोंग करता है, उस तरीके की लाइन होती है ना। 5 अपॉन में 7 इक्वल टू -4 अपॉन में 6, ये आ गया 2 अपॉन में 3।
8 अपॉन में माइनस का 9, डिवाइड नहीं हो सकता। 5 अपॉन में 7 बराबर नहीं है -2 अपॉन 3 के, मतलब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन, कौन सा नेचर है लाइन का? इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक, और यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या? कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नेचर ऑफ लाइन एंड अ सॉल्यूशन है ना, कंसिस्टेंट नेचर ऑफ लाइन है ना, कंसिस्टेंट नेचर ऑफ लाइन, सॉल्यूशन भी होगा है ना। आगे 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6, 12 अपॉन 24। अरे 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12 और 12 2 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2 होता है नहीं होता? जब 1 अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 2 है और वो भी बराबर है 1 अपॉन 2 के, तीनों बराबर, तो कोइंसिडेंट लाइन, कंसिस्टेंट है, नहीं सही तो लिखा मैंने, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस के होने के साथ साथ कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, लिख लेना ठीक है, जल्दीबाजी में लिख रहा हूं मैं। दूसरा कंसिस्टेंट नेचर ऑफ लाइन है ना। आगे 6 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 1, 2 1 2, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 अपॉन में 1 बराबर होता है 3 अपॉन 1 के, 10 अपॉन 9, अरे ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट बराबर है C1 अपॉन, तो लाइन कौन सी है? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के साथ साथ सॉल्यूशन कितने? नो सॉल्यूशन है ना, और कंसिस्टेंट नेचर ऑफ लाइन, करेक्ट है ना, समझ में आ गया? आसान था। हम पहले पता कर लेंगे भैया लाइन का नेचर क्या, किधे शेर दिया किधे पिंड दिया। ओहो बहुत बढ़िया मालिक, तुमने क्यों नहीं देखा? ओ चलो कंसिस्टेंट, इतना भी ध्यान नहीं देना मालिक, काम धंधे वाले, चलो मैं देख लूंगा। क्लियर हो गया? चलिए मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही करना है, कंसिस्टेंट बताना है। कंसिस्टेंट वो जिनके सॉल्यूशन, जिनके सॉल्यूशन नहीं वो इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गया भाई? चलिए आगे सुनिएगा। अभी ये वर्ड प्रॉब्लम के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे, अभी हम नॉर्मली चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे अगर मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो, अच्छा वो क्वेश्चंस कट गए क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले, मालिक मालिक चुप हो जाओ, नहीं है इसमें, कट गए क्वेश्चन है। आपकी चलो बुक कोई में नहीं है अगली सर? क्लास में करवा लो। अच्छा मेरी वाली बुक में है, मेरी वाली बुक लाया कोई? मेरी वाली बुक बताना जरा, के फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला।
एक पहले आसान वाला बताना ताकि इनको समझा सको। वहां नहीं है, वहां नहीं है। हाँ प्रिंटर रखा हुआ। अंकित आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। एक क्वेश्चन बताना। पुरानी वाली बुक में है? ग्राफिकल मेथड वाला है पर ये, इसमें ग्राफिकल मेथड लिखा हुआ है एक्सरसाइज डी पे। बोलो क्वेश्चन, एक बोलो क्वेश्चन क्या? आता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाला। एक मिनट। एक ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने वाला आता है, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको क्लास 9th वाले में, एक्स भरो वाई आएगा, एक्स भरो वाई आएगा। पहली लाइन के लिए सॉल्यूशन निकालो 2 3, दूसरी लाइन के लिए सॉल्यूशन निकालो 2 3। कोऑर्डिनेट बन जाएंगे इसके 3 इसके 3, दोनों को ग्राफ पे शो करो, उसके अकॉर्डिंग लाइन देख के पता चल जाएगा कैसे नेचर की है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां से एक्स और वाई का पॉइंट ढूंढो, वो कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो गया, वही हमारा सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? जैसे मैं दोबारा बता देता हूँ, ग्राफिकल मेथड वैसे पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, जहां तक है नहीं आएगा। बोलो क्वेश्चन, बोलो सर। आ रहा है ग्राफिकल मेथड आ रहा है। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, ध्यान सुनना। अगर हमारे पास कोई एक लाइन है ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, x1 y1 सॉरी xy से x1 y1 x2 y2 ढूंढ लो, ग्राफ पे शो कर दो पॉइंट, लाइन बना लो। जाओ, आप जाना चाहते हो? x1 y1 x2 y2, दूसरी लाइन x, इसके लिए हम बोलते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। बहुत आसान है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ करने के लिए। x3 y3 मान लेते हैं, x4 y4 मान लेते हैं। ये पॉइंट इसके भी आगे हमने लाइन शो कर दी। ये जो पॉइंट जहां पे मिल रहा है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इससे आप x कोऑर्डिनेट देख लो, ऑर्डिनेट एप्सिथा और y का, जो यहाँ से पॉइंट मिल रहे हैं ना वो इसका सॉल्यूशन है। आसान है, कर लोगे ना? वैल्यू भर के सॉल्व करके इक्वेशन में कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ग्राफ बनाना है, ग्राफ के बाद जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो कोऑर्डिनेट लिखना है। आप बताओ विभू क्या हुआ? हाँ 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 समझ गया। वो आपका है ना, मैं क्लास 11th में आता है। अच्छा करवाया था, चलो ठीक है करवा देंगे। चलिए देखिएगा, हम यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाली कर रहे हैं। बोलना बेटा, एक क्वेश्चन बोलना अंकित। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इज इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन k माइनस 1 k माइनस 1 ब्रैकेट में x x, हाँ, प्लस k प्लस 2 y इज इक्वल टू 3k। 3 हेलो कॉल आ गया था यार। आगे क्या है अंकित? 3k है सर, 3k। 3k k और की वैल्यू फाइंड लाइन। करनी है और इक्वेशन का सिस्टम सॉल्यूशन। हाँ तो ऊपर लिखा भी होगा कि किस नेचर की है लाइन, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, कुछ तो दिया होगा। नहीं सर, क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ मैनी सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन बोल तो दिया। मैंने सॉल्यूशन किसमें होता है? वो कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में है ना। मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट है, इसका मतलब इसका नेचर क्या है? a अपॉन में a2 बराबर b अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। क्लियर हो गया? हम यहां से वैल्यूज निकाल लें। 2 अपॉन में k प्लस k माइनस 1
इज इक्वल टू 3/k+2। यहाँ पे हम या तो इनको इक्वल रख सकते हैं, मतलब a1 a2 का रेशो, b1 b2 का रेशो, c1 c2 का रेशो, किसी भी रेशो को बराबर रख लो क्योंकि वो बराबर है। तो मैं a1 a2 b1 b2 का रख रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 इंटू k+2 है इक्वल टू 3 इंटू k-1 +2 है ना बेटा, ये -1 ये है, ये ना क्वेश्चन अंकित, यही है ना? क्या कह रहे हो? k k-1 -1 है और k+2 है, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे भी तो आ गया 2k और 2 टू द 4, 3k और 3-1, वैल्यू इधर आ गई तो 2k - 3k इक्वल टू -3, वैल्यू इधर गई -4, तो आ गया -1k इक्वल टू -7, माइनस से माइनस गया तो k इक्वल टू 7, वैल्यू आ गई भैया k, खत्म। आसान था ना ये? अब कई बच्चे कहते हैं कि भैया अगर k नेगेटिव आ गया तो, हाँ तो क्या हो गया, आ सकता है, डेसिमल में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन देना जिसमें कि ना किसी में ऊपर भी के हो और नीचे भी के हो, ऐसा कोई है क्वेश्चन, देखना। हाँ सर, है है ना? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते फिर उसके बाद, ठीक है, ओके। बताओ क्वेश्चन बताओ। k -1 k-1 ब्रैकेट में x, x हाँ, -y -y इज इक्वल टू 5। इज इक्वल टू 5, ठीक है। k+1x k+1 k+1x प्लस 1 - k प्लस 1 - k y ब्रैकेट y में, है सर ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में ये ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 3k+1। 3k+1, नेचर क्या है इसका? वही है, मैनी सॉल्यूशंस का ही नेचर है इसका मैनी भी। सॉल्यूशन है, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका भी मैनी सॉल्यूशन का नेचर है। मैनी सॉल्यूशन के कहने का मतलब क्या है, लाइन जो है वो क्या है हमारी, कंसिस्टेंट, सॉरी कोइंसिडेंट है, क्या है, कोइंसिडेंट का नेचर क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2। बच्चे क्या कहते हैं भैया अगर मैं ऐसे सॉल्व कर लूं तो चलेगा, हाँ, क्योंकि इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही बराबर होते हैं, मैंने इन दोनों का रेशो ले लिया, तो आ गया k-1 में k+1 इक्वल टू -1 अपॉन में 1 - k, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, k-1 1 - k इक्वल टू -1 इंटू k+1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा इससे भी, ये आ गया k और माइनस का k का स्क्वायर, -1 और प्लस k इक्वल टू -k-1, वैल्यूज इधर आ गई, तो k और k 2k, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -k² प्लस 2k - 1 माइनस का इधर गया प्लस का k और इधर गया ये भी प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये कितना आ गया 3k और ये 1 से 1 कट गया, ये आ गया माइनस का k² प्लस में 3k इक्वल टू 0। या तो आप इसमें से माइनस पहले कॉमन ले लो, मैं यहाँ पे दो तरीके से कर सकता हूँ, माइनस पहले कॉमन लूँ फिर k कॉमन लूँ, या सीधा मैं -k कॉमन लेता हूँ। मैं -k कॉमन ले लूंगा तो याद रखना कॉमन लिया कैसे जाता है, -k इंटू k और ये 3 इंटू k, -k कॉमन ले लूंगा, प्लस कैसे बना होगा, माइनस माइनस से माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बच गया k और यहाँ बच गया -3, करेक्ट है, मतलब मैंने -k कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया k - 3 इक्वल टू 0, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर गई डिनोमिनेटर में 0 अपॉन कुछ भी, 0 इंटू कुछ भी, समझ में आया, तो ये बच गया सिर्फ k - 3 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू प्लस का 3, आंसर आसान था, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक, आगे अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की, बेटा ट्राइपॉड मत गिरा देना, आगे इसमें मेरा घर जाएगा, ठीक है। इसमें a और b भी है, कुछ में ना a की वैल्यू भी जैसे a और b भी आ सकता है ना इसमें। हाँ, कई क्वेश्चंस में हमें वेरिएबल दिए होंगे, k की वैल्यू वेरिएबल में भी आ सकती है, कोई परेशानी नहीं।
ठीक है, बस आपको अलजेब्रा आना चाहिए और बॉड मास आना चाहिए। अलजेब्रा और बॉड मास के अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डन है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, जिसका था मुझे बेसब्री से इंतजार। वो घड़ी आ गई, आ गई। नाचना नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। भैया इस मेथड को हम कहते हैं, मैं कहता हूं काम चलाऊ मेथड। क्या कहते हैं? मेथड काम चलाऊ नहीं है। इस मेथड का काम चलाऊ मेथड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें हमें वैल्यू मिलती है। कौन सी? काम चलाऊ। हाँ वही वही वही। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। जैसे कबडोला चला रहा है हिमांशु के साथ काम चलाओ। बिल्कुल ठीक है। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 14, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2 का, पहले का पहला। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। पहले आसान क्वेश्चन समझा रहा हूं, उसके बाद थोड़ा लेवल हार्ड करते हुए चले जाएंगे हम। क्लियर है? एक कॉल आ रहा है ना, ले लूं? चलिए हो गई भाई, बात हो गई, बात हो गई। ठीक है, मोदी जी से मिलने जाना भी फोन आया था। है क्या? चलो, मोदी जी नहीं, गोदी जी। ठीक है, यहीं पर रहते नाले में। आगे सुनना, x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। आसान कौन सी लग रही है? सेकंड। तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, ये नहीं लिखना लेकिन मस्ती मजाक में लिख रहे हैं हम, काम चलाऊ वैल्यू वैल्यू, जो कि हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, है ना। y इधर गया तो x इक्वल टू वाई प्लस में 4। ये आ गई हमारी एक काम चला वैल्यू, जिसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर ए। क्लियर हो गया? इसको अलग से डिनोट करता हूं ताकि इसमें कहीं खो ना जाए। ठीक है, तो बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए, उसमें भरेंगे जिसको पता नहीं है काम चला हुआ है। ये किसको पता है काम चला हुआ है? सेकंड को। किसको नहीं पता? तो बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, x की जगह क्या आ जाएगा? y प्लस में 4 प्लस में y इक्वल टू 14, प्लस का 4 इधर गया, माइनस का 4, 2y, y इक्वल टू ये कितना आ गया? 10, 2 मल्टीपल में था, इधर गया डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई? समझ में आया? और अब क्या बोलेंगे? पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन y इन इक्वेशन काम चलाओ, मतलब इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, x प्लस 5 प्लस 4, सॉरी इक्वेशन क्या आती? x इक्वल टू 4 प्लस, सॉरी y प्लस 4, तो x इक्वल टू 5 प्लस 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 9 आ गया ना। चलिए आगे हम क्या बोलने वाले हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जो दो वैल्यू मिली है, कहने का मतलब ये है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन रही होंगी, जिनका यूनिक सॉल्यूशन क्या रहा होगा? 9,5। समझ में आ गया? हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। समझ में आ गया ना? मस्त था टॉपिक। गुड। चलिए, सबको होता है, बताता कोई भी नहीं। बोला सारे टीचरों को क्या चाहिए होता है? मैं टीचर कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा,
लेकिन बच्चे भी थोड़ा सर दर्द कर देते हैं, इसलिए टीचर कहते हैं भाई तू बस यहाँ सिलेबस कवर कर, घर जा, उसके ऊपर मैं तेरे से रिश्ता नाता नहीं रख सकता। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आपको कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है बताओ? 6 के 6 क्वेश्चन में से एक करा दिया। मैं जानता था रूट। चलो क्या कह रहे हो भैया? मालिक सिर्फ ऐसे बोल के फटाफट खत्म कर देते, समझ में भी नहीं आता क्या कह रहे हो। ठीक है, 6 वाला भी करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कराने की डिमांड आई है भाई। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x प्लस माइनस में √8 y इक्वल टू 0। ठीक है, सर फोर्थ कराना चाहिए था पॉइंट वाला। डेसिमल है यार, पॉइंट तो इधर उधर हो जाते हैं, है ना। एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे तो क्या बोलेंगे, हाँ भैया फंस गए, रूट वाला क्वेश्चन यूट्यूब से करके नहीं आए। अबे 5 साल पहले पढ़ लिया था यूट्यूब से, नहीं खुद से। ठीक है, चलो चलो, जैसे मालिक भाई यूट्यूब से कंटेंट चुराता, उसकी वीडियो बनाता, यूट्यूब पे डाल देता। चलो, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो। हाँ 3 शादी की डिमांड है भाई। चलो सुनो, आगे सुनो। √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस। आसान कौन सी लग रही है भैया? कोई सी भी नहीं लग रही है। लेकिन हाँ मुझे सेकंड वाली आसान लग रही है। तो हम बोलेंगे कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट काम चलाओ वैल्यू। काम चला वैल्यू। मैं काम चला वैल्यू लिख नहीं रहा, ठीक है। लिखना नहीं है, कोई नहीं। हाँ मैं सोच रहा हूँ इस चीज को ना पेटेंट करा के एनसीईआरटी में डाल दूं, बच्चों को सब याद रहेगा। ठीक है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √8y हो गया, क्लियर हो गया। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? √8y अपॉन में √3। ये हमारी आ गई एक काम चलाऊ वैल्यू। बच्चे बोलेंगे भैया डिनोमिनेटर में रूट पसंद नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैथ्स कहती है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अभी काम चला हुआ तो काम चलाओ चलने दो, ठीक है। तो भैया x की वैल्यू आ गई, किसको पता है ये काम चलाऊ है? इक्वेशन नंबर सेकंड को पता, किसको नहीं है? फर्स्ट को भर दें। बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह भर देते हैं √2 √8y अपॉन में √3 प्लस में √3y इक्वल टू, करेक्ट है। एलसीएम ले लो, √3 आ गया ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सेम आएगा, √2 और √3y सॉरी √8y प्लस में √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने आपको बताया √x x, √y रूट गधा रूट घोड़ा रूट गधा घोड़ा रूट गधा घोड़ा, गधा और घोड़ा। हट यार इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है गधा। चलो इधर डिनोमिनेटर में है, इधर मल्टीप्लाई होगा 0, ये क्या बच गया? √2 √8y प्लस √3 नहीं 3 y इक्वल टू 0। y कॉमन ले लूं, y कॉमन ले लूं, y इक्वल टू 0 कॉमन ले लिया y, तो यहाँ आ गया मैंने क्या बताया प्रॉपर्टी, √x √y क्या होता है? √xy है ना। तो रूट कितना हो जाएगा? 16 है ना। या फिर एक काम कर सकते हैं, मैं √8 को 2√2 कह सकता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। और फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया √2 और ये आ गया 2 मतलब √2 है ना। क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं अगर आप वो कर दोगे, एक तो जैसे 3 कर दोगे, नहीं वो हाँ 4 ही आएगा, मतलब वही है, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल सही। √16 इक्वल टू 4 होता है,
बिल्कुल सही, 4 रख लो, 4 प्लस में 3, करेक्ट है ना। तो ये आ गया 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.7, डिनोमिनेटर में 0 पॉइंट कुछ भी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, वैल्यू सीधी सीधी क्या हो गई, बताओ इतनी देर से क्या ढूंढ रहे थे, 0। पुट वैल्यू ऑफ y इन पर सर इक्वेशन, जिसका 0 आता है उसको भी मेहनत करनी पड़ती है। ये बात तो सही है भाई, बात तो सही है। अरे मैं इक्वेशन 0 लिख रहा हूँ यार, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल सही बोला अंकित भाई, क्या बात है, कहाँ से सीख रहे हो आजकल, हाँ यूट्यूब। x इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी 0, 0 पॉइंट कुछ भी, लो भैया, ये कोई ऐसी लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, मतलब कुछ ऐसे ग्राफ पे लाइन इंटरसेक्ट हो रही होगी, कहाँ पे, ओरिजिन पे। अच्छा था ना, मस्त है ना क्वेश्चन, क्या ढूंढते थे हम, बताओ यार, कौन सा 6 वाला, ठीक है, जगह है उसमें, नहीं हो पाएगा, सुंदर सुंदर लिखेंगे ना। मैं आपसे ना ऑनलाइन क्लास लूंगा, मेरे बोलने की स्पीड और मेरे लिखने की राइटिंग दोनों ठीक हो जाएगी, है ना जागी, नहीं जागृति कल सो गए, नाम जागृति है, नाम नाम जागी, लेकिन वो सो गई है ना, मैंने कल सो गए थे, गंदी बात। सुनिए, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, इक्वेशन नंबर 1, क्या करो भाई, संतरी किताब तो नहीं हो, अरे मत देख उस पर, ठीक है, क्या आप बटन नहीं देखेंगे, गंदी बात। चलो सुनो, एनसीईआरटी देखो भाई, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे हटता हूं भाई, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, ठीक है, तो प्लीज शांति बनाए रखें, शांति का दान महादान, कृपया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा या इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर मैंने इसको सेकंड बोला, कोई दिक्कत है ना। एंड इससे क्या आ जाएगा एलसीएम, 6x प्लस वाई इक्वल टू 13/6, अरे सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो होगा, 2x प्लस में 3y, और 6 से 6 क्या हो गया, क्योंकि एक दिन सबका कटेगा, कटता है, अच्छा अभी कटेगा ना, तेरा तेरा तो भी समय नहीं है। इक्वेशन नंबर 3, शांति, एक शांति नाम नहीं दे रहा, मैं शांत होने के लिए बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया नहीं, ऑनलाइन क्लास हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है तुम्हारी सारी बातें, घर वालों को सुनाऊंगा, लिंक दूंगा मम्मी पापा को, सुनो अब, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, देखो भैया इक्वेशन एक तो ये आ गई, इक्वेशन ये आ गई, जो हमें पहली इक्वेशन दी थी उससे हमने निचोड़ के बना दिया गन्ने का रस, दूसरे वाला बना दिया नारियल का रस, अब ये 2 लाइनें आ गई, आसान कौन सी लग रही है, कौन सी वाली, नारियल, मतलब सेकंड इक्वेशन वाली, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट अंकित, काम चलाओ वैल्यू, काम चलाओ वैल्यू भाई, काम चलाओ वैल्यू, चलिए पहले काम मैं भी चलाओ वैल्यू केएमवी लिख लिख देता देता हूँ, था रिवीजन कॉपी में, शॉर्ट फॉर्म क्या बनाया था ना, केएमवी लिख देता था। KMV, काम चलाओ वैल्यू, क्या बात है, 13 माइनस 3y, भाई वही तो भाई, यही तो चीजें हमें लोगों से अलग करती है, लेकिन मेरी एक टांग निकली है, मैं अभी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, ये तो वीवू भाई के पास पैसा है, ठीक है, चश्मा भाई, क्या पता लेंस लगा के, क्या पता तुम एक ऐसी दीवार खड़ी कर दो लेंस की, आगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2, काम चलाओ आगे, इसको मैं बोलूंगा पुट कर दो किसमें, जिसको नहीं पता, इक्वेशन नंबर 2, बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए इन इक्वेशन 2,
तो ये आ गया 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। ये से मल्टीप्लाई होगा इससे भी। 19 3 का कितना होता है? मैंने क्या बोला? 13 कितना? 43। 13 9 का 43 होता है। क्या बात है, मैं बता रहा हूँ सीबीएसई ने ना डंडा उठाने से मना किया हुआ है, वरना लेकिन तुम्हें उठा कर पटकने से थोड़ी मना किया है। बहुत मार क्या 117, ठीक है 117 माइनस 3 9 जा 27। शाबाश 27 अपॉन में y 27 y ओए 27 मैं जाऊं क्या? एलसीएम क्या जाएगा 2 117 माइनस 27y माइनस 10 नहीं 20y अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस 12। ये डिवाइड इधर क्या मल्टीप्लाई हुआ 117 माइनस माइनस प्लस माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24। ये प्लस का इधर क्या माइनस माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117 माइनस 47y इक्वल टू माइनस 141 माइनस से माइनस गया क्या 3 अच्छा 3 मुझे लगा पता नहीं क्या कह रहा 3 क्या है, मैंने कहा क्या कह रहा भाई। कितना आया y इक्वल टू 3। बोलेंगे आप क्या पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन काम चलाओ। x इक्वल टू 13 माइनस 3y बोले तो 3 इंटू 3 अपॉन में 2 x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन में 2 x इक्वल टू 4 अपॉन में 2 x इक्वल टू 2। लो भैया x y कोऑर्डिनेट क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए 2,3। आसान है, आसान था ना? ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम अगला मेथड करने जा रहे हैं और उसके बाद एक अल्प विराम देंगे इस चैप्टर को। हाँ पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम, कुछ समय के लिए। सुनिएगा सुनिएगा मेरे बच्चों प्लीज शांति। अब मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है जागी दीदी? सुनिएगा एलिमिनेशन मेथड कहता है शकल मैच करो। क्या मैच करो? प्लास्टिक सर्जरी की दुकान है, मैच करो फिर काट दो है। हाँ मैच करो फिर काट दो, ठीक है। हाँ ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए प्लास्टिक पता कहाँ से ले आता था? हमारे इंस्टीट्यूट के सामने वाले कबाड़ी वाले भैया थे ना, हाँ दुकान खोली थे लोग में, ठीक है। चलो प्लास्टिक बेच बेच के देख रहे हो, विभू कुछ शर्म कर, कबाड़ी बेच, इन्वेस्टमेंट तू कर, मैं गली गली घूमूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलिए एलिमिनेशन मेथड की तरफ रुख करते। अरे एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन नहीं है क्या? बड़ा बेकार है भाई, इसमें तो पन्ने गायब है भाई। अरे क्या कर रहे हो तुम? आधी बुक दी है, आधा पढ़ना है क्या? चलो एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे आते हैं। अभी आज थोड़ा थोड़ा बेसिक बता के जाऊंगा, अगली क्लास में देखेंगे रिकॉर्डिंग में, ठीक है। x प्लस में चुप, x प्लस में y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना भाई। यहाँ पे या तो x की शक्ल मैच करो या तो y की मल्टीप्लाई करके। तो आसान किसको है? 2 को मैच करना, तो हमने बोला मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, नॉट इक्वेशन 2 नंबर 2। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, क्या आ गया 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर आ गई हमारी। किसको पता है प्लास्टिक सर्जरी हुई है? पहली वाली को। किसको नहीं पता तो आप इनका रिश्ता करवाते हैं।
ठीक है, क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। याद रखना फ्रॉम का थर्ड थर्ड मतलब थर्ड। जो बाद में डिनोशन है इक्वेशन की वो पहले लिखी जाएगी, और अगर बाय होता तो नॉर्मल लिखी जाती। तो 2x + 2y = 10 और 2x - 3y = माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। अरे अरे कहाँ गया वो कहाँ गया, जादू नहीं, प्रतीक से हाय तो प्रतीक। हाँ, जैसे ही कटा सबके साइन बदल गए। सबके साइन बदल गए। हाँ ठीक है, ये कितना हो गया, 5y = 6, तो y = क्या आ गया, 6/, क्यों बाबू, अब ये माइनस का नहीं प्लस का हो गया। ठीक है, जैसे शादी के बाद हमारी हमारी बहन, हमारी बेटी हमारी नहीं रहती है, वो अपने ससुराल वालों की हो जाती है, वैसे ही माइनस साइन आते ही ना ये प्लस वाला माइनस बदल जाता है, माइनस वाला। ठीक है, तेरी शादी हो गई? अरे उसका नहीं, कटा तो वो बदल गए ना तो सारे हो के सारे। गई। क्या कह रहा अंकित, क्या कह रहा बेटा? उसका कटा तो सब पलट गए ना, बात कोई अकेला छोड़ दिया उसको। पुट y = 6/5 इन इक्वेशन 1। पहली वाली आसान है ना, इसलिए y यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो x + 6/5 = 5, x = 5 - 6/5, x = 25 - 6/5, x = 21/, लो ये वैल्यू आ गई। और हमारे पास कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जिनमें हमारी वैल्यू ना दोनों में अलग अलग होती हैं, तो वैल्यू या शक्ल मैच करने के लिए हम एक दूसरे की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। जैसे इसमें हम लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराते हैं, पहले एडजस्टमेंट करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आ गया 3x - 5y = 4, इक्वेशन नंबर पहला। 9x - 2y = 7, इक्वेशन नंबर दूसरा। मैं क्या करूं, ना मैं 2 को 5 बना सकता, ना 5 को 2, ना मैं 9 को 3 बना सकता, लेकिन 3 को 9 आसान हो गया। तो बोलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 3, थर्ड इक्वेशन नहीं, नंबर 3, तो 3 × 3x - 5y = 4, या गया 9x - 15y = 12, इक्वेशन नंबर 13, सॉरी 3। अब क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो 9x - 15y = 12, 9x - 2y = 7, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस, और ये कट गया, ये कितना गया, माइनस का 13y = 12 में से 7 गए तो 5। इसका थोड़ा उटपटांग आंसर नहीं आ रहा, y = -5/13 आ गया। चलो कोई नहीं, देख लेना कैलकुलेट, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, क्या पता गलत है, कैसे कट जाएगा, नहीं पॉइंट में नहीं लाना, फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में छोड़ दो, अपने लिए मुसीबत पैदा मत करो ना। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में बदल देते हैं, आसान है। तो 3x - 5y = 4, तो 3x - 5 × -5/13 = 4, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 = 4, एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा ये, और ये आ गया 13 3 39। क्या बेटा, -5 है ना, क्यों कटेगा, क्यों काट रहा मेरे भाई, काट मत, कुछ क्यों, डेसिमल में आएगी वैल्यू, डेसिमल में सॉल्व करने में तुम्हें परेशानी होगी, या एलसीएम लेके काट पीट सकते हो। ठीक है, एलसीएम आ गया 30, मतलब एलसीएम आ गया 13, मल्टीपल आ गया 39x
प्लस में 25 इक्वल टू 4, ये वैल्यू इधर गई मल्टीप्लाई होगी 39x इक्वल टू 13 4 सा, हाँ डरना नहीं है यार, मना कर बेटा है कितना पक्का सोच ले 52 का नहीं अरे होगा 52 52 क्या हुआ आयरन शुक्ला जी 42 और 42 आओ मैं 52 कह रहा हूँ ठीक है 13 4 जा 4 3 जा अच्छा मेरे 4 3 जा 12 4 1 जा 4 और 1 मालिक गलत है अच्छा मेरी उम्र हो गई ना मैंने गलत सुना था ठीक है ये 52 हो गया ये प्लस का कर गया -25 ये 39 मल्टीप्लाई है तो क्या डिवाइड 52 में से 25 गया तो 27 लो भैया वैल्यू आ गई x और y को छोड़ो ना क्या करना 9/13 9/13 कट जाए चलो 3 से काट दो क्यों लड़ रहे हो यार क्यों Nine- लड़ रहे हो 9/13 लो 9/13 हाँ अब मैं यकीन मान सकता हूँ आंसर सेम है सही आ गया पूछो क्यों x और y का डिनोमिनेटर सेम है ठीक है ना ऐसे हो जाएंगे ना क्वेश्चन हाँ ऐसा हम एनालाइज कर सकते हैं इसके लिए आपको 2 से सारे 3 के भाग साथ गए सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सारे भाग गए अरे भाग गए कोई बात नहीं तो बताइए समझ में आ गया एलिमिनेशन चैप्टर का एक ओवरव्यू मिल गया आप लोगों को हम अगली क्लास ऐसी जो लेंगे उसमें हम पता नहीं रिकॉर्डिंग करें ना करें कोई बात नहीं लेकिन हाँ उसमें हम चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और अगर किसी को मस्त मस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और तब तक के लिए मेरा वाला फोन कहाँ है तो चोर इबू नहीं लाइक सब्सक्राइब तब तक बाय बाय